शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से अब्दुल नबी हसन, श्रीनगर से मैं सनम एजाज। और दिन भर के हालात वाक़ात पर हमारी खास नज़र जीके स्पेशल में शुरुआत दुनिया में मची सबसे बड़ी हलचल से। और ये हलचल आपको याद होगा, अव्वल अफगान, दोम पाकिस्तान, सोम अमरीका, चहारम हिंदुस्तान, 4 ममालिक के आसपास दुनिया की बड़ी हलचल मची हुई है। और कल शाम को जो अफगानिस्तान में नई सरकार जो तश्कील पाई गई है, उसके बाद दुनिया में तो सूरत हाल दुनिया की बदलती दिखाई दे रही है। और सारे के बीच में हिंदुस्तान पर भी सबकी नजरें, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की क्या आगे की रिलेशंस रहती हैं, उस सारे के बीच में अमेरिका क्या रोल करता है, रूस का पलड़ा किधर की तरफ जाता है, ये सब। और इस सब के बीच में कल शाम को याद होगा आपको, अमेरिका के CIA चीफ ने हिंदुस्तान का दौरा भी किया और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से भी खुसूसी मुलाकात की। माना जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। और उससे पहले आपको बताते चले, आज बाद दोपहर दिल्ली में रूसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी हिंदुस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ एक ख़ास मुलाकात की, एक आला सतही मीटिंग भी हुई। और ये साफ जाहिर है, मामला अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, रूस हो, सबका मामला घूमते फिरते अफगानिस्तान तक ही पहुंचता है। और क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, इसी पर नज़र हमने भी रखी थी। मेरे सीनियर साथी रहमत कलीम इस सारे मामले पर पूरे नज़र रखे हुए हैं। हम सीधा दिल्ली लिए चलते आपको, रहमत कलीम मेरे साथ इस वक्त लाइव नशरियात में वहाँ से बराबर जुड़ने वाले हैं। और हम लाइव नशरियात में रहमत से जानेंगे कि किस पस मंज़र में ये सब कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको जो सरकार बनी है उसमें मुल्ला मोहम्मद अहसन अखुनज़ादा जो नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वहाँ के अफगानिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म बने, और उसमें इंपॉर्टेंट 2 बड़े नाम हैं। एक सराजुद्दीन हक्कानी, जिन्हें वज़ीर दाखिला का दर्जा दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको बताते चले, मुल्ला मोहम्मद उमर का फर्जंद वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब वज़ीर दिफा बनाए गए। रहमत मेरे साथ जुड़ चुके दिल्ली स्टूडियो से, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले अमेरिका के CIA चीफ का दौरे हिंद, और उसके साथ साथ रूसी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी दिल्ली आए हुए हैं। वह हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनसे मुलाकात हुई है। इसका पस मंज़र क्या है कि साफ जाहिर है, रूस में और इस वक्त ताल्लुकात जो हैं, जो पलड़ा देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं अफगानिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। तो उनका कभी हिंदुस्तान का साथी रहने वाला फ्रंट लाइनर रूस, अब पलड़ा जो है उसका रूस अफगानिस्तान की तरफ जो मुड़ रहा है, उसके पस मंज़र में आज का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? जी देखिए, बिल्कुल दोनों मुल्कों से आए मेहमान का दौरा इंतहाई अहम है और दोनों मुल्कों के अलग अलग मकासद हैं और अलग अलग पस मंज़र है, लेकिन महवर एक है और मिशन एक है। और मिशन है अफगानिस्तान में आई तब्दीली के आगे का सच, यानी आगे जो आने वाले मुस्तकबिल में जो तब्दीलियाँ होने वाली हैं, जो कुछ खदशात हैं, जो अंदेशे हैं, उन तमाम अंदेशों के मद्देनज़र ये तमाम के तमाम तैयारियाँ चल रही है। रूस के NSA बाज़ाब्ता तौर पर निकोलाई पेट्रोशेव आए हुए हैं, उनके साथ हिंदुस्तान के जो NSA कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोभाल, उनकी करीब घंटे भर मीटिंग चली। पहले एक अलहदा मीटिंग मुज़ाकरात हुई, उसके बाद फिर वजारती सतह पर एक पूरा वफ्द जो आया हुआ है रूस से, उस वजारती सतह के एक वफ्द के साथ ही हिंदुस्तान के वजारती सतह की वफ्द की मुलाकात हुई और इसमें घंटे भर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में 2-3 अहम मुद्दे थे। पहला मुद्दा सीधे तौर पर अफगानिस्तान में तब्दीली को लेकर के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो पहला फ़ोन किया था, जो तब्दीली आई थी, उसके बाद 24 अगस्त को जो पहला फ़ोन किया था रूसी सदर को, व्लादिमीर पुतिन को, तभी यह तय किया गया था कि हमें अफगानिस्तान में मिलकर काम करना है। चूंकि हिंदुस्तान इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर के शशोपंज का शिकार है कि आखिर अफगानिस्तान से रिश्ते बहाल करें या न करें, अगर करें भी तो कैसे करें। चीन से रिश्ते ठीक नहीं है, पाकिस्तान से रिश्ते ठीक नहीं है, और कोई मुल्क ऐसा नहीं है पास में जिसके जरिए बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान में अपनी सफारती चैनल को मजबूत कर सके या फिर उसको दखल करा सके। इसीलिए रूस का सहारा लेना पड़ रहा है और रूस के साथ अफगानिस्तान में अपनी सफारती चैनल को मजबूत करने के लिए या अपना पोजीशन मजबूत करने के लिए या मुस्तकबिल का जो खाका है वो तैयार करने के लिए रूस का भारत को साथ मिला है। और रूस और भारत ने यह मिलकर तय किया है कि अफगानिस्तान में हमें किस तरह से आने वाले दिनों में जो तब्दीलियां आएंगी, जो खदशात हैं खासतौर से टेररिज्म को लेकर के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, और उनके जो जंगजू रहे हैं वो जंगजू जो अब खाली होंगे उनका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, अफगानिस्तान की सरजमीन का गलत इस्तेमाल खित्ते के खिलाफ ना हो, हिंदुस्तान के खिलाफ ना हो, रूस के खिलाफ ना हो, या फिर अफगानिस्तान का चीन कहीं गलत इस्तेमाल ना कर ले और इस तरह से रूस के लिए खतरा ना बढ़ जाए और हिंदुस्तान के लिए खतरा ना बढ़ जाए। तो ये कई हिस्से हैं इसके जिस पर हिंदुस्तान
हिंदुस्तान और रूस एक प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक तरफ जहां एनएसए के साथ मुलाकात हुई है, वहीं दूसरी जानिब वजीर खारजा जयशंकर के साथ भी मुलाकात हुई है। अब से थोड़ी देर बाद वजीर आजम के साथ भी मुलाकात होने वाली है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, जो रूसी एनएसए आए हैं उनके साथ मुलाकात का सिर्फ एक मुद्दा है कि अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर है, और इसी प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ कैसे कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाए, कौन सा खाका तैयार किया जाए, जिसको लेकर के दोनों मुल्क आगे चल सकता है, ताकि तालिबान पर नजर रखने के लिए और अफगानिस्तान की सरजमीन पर नजर रखने के लिए आगे काम आ सके, और हिंदुस्तान हो या रूस हो, दोनों के लिए आगे चलकर रहमत, एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान अमेरिका पे भरोसा कर सकता है जो अपने इतने बड़े हथियार वहां छोड़ के भागा है, और क्या जो रूस जो कभी हमारा साथी हुआ करता था उसका टिल्ट भी आज कहीं न कहीं अफगानिस्तान की तरफ या पाकिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं, तो इन दोनों ममालिक पे भरोसा किया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल भारत अभी इस पोजीशन में है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। अमेरिका, हाँ अमेरिका सुपर पावर मुल्क कहलाता ज़रूर है, लेकिन अब पता चल गया कि वो सुपर पावर कहलाने के लायक ही है। सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। लेकिन हिंदुस्तान इसीलिए पिछले 3 हफ्तों से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान ने अभी तक के सिर्फ एक स्टैंड रखा हुआ, एक पोजीशन रखी हुई है, वेट एंड वॉच की। ये पॉलिसी हिंदुस्तान की तब तक कारगर होगी जब तक कि दुनिया अपनी पूरी तरह से रुख साफ नहीं कर देती कि क्या अफगानिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार है, यानी तालिबान को कबूल करने के लिए तैयार है। अगर तालिबान को दुनिया कबूल करने के लिए तैयार है तो फिर क्या दुनिया ये मानने के लिए भी तैयार, तो फिर दुनिया क्या ये मानने के लिए भी तैयार? जी बिल्कुल, बताइए रहमत। एक और सवाल है, कल हमने जो उनका पोर्टफोलियो देखा, सराजुद्दीन हक्कानी का आपने नाम सुना है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड एक टाइम का उनके बकौल टेररिस्ट था, और उसके साथ साथ मुल्ला याकूब जो मुल्ला मोहम्मद उमर के फर्जंदे, ये 2 बड़े नाम हैं जो कभी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका उनको गिनवाता था। अब वो उनकी सरकार में है। इन सारी जो सिचुएशन है इसमें अमेरिका क्या लगता है कि अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करेगा, उन्हें मान लेगा अमेरिका को, अफगानिस्तान को एक सही तौर पे एक मुल्क के तौर पे तालिबान को मान लेगा, और अगर अमेरिका ने माना तो फिर रूस, चीन वगैरह वो भी कहीं न कहीं इस सारे मामले में आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर हमारे मुल्क की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, हमारे मुल्क की जो जिम्मेदारी बनेगी वो दुनिया का रुख देखकर तय करना पड़ेगा। अभी जो अमेरिका की बात चली, अमेरिका ने साफ कर दिया, कैबिनेट की जो लिस्ट पहले आई उस पर अमेरिका का जो पहला कमेंट था, वो कमेंट ये नहीं था कि जिन लोगों पर हमने अवार्ड रखा हुआ, जिनके सरों पे इनाम रखा हुआ, जो मोस्ट वांटेड थे, जो दहशतगर्द गर्दाने गए हैं, उनका नाम होने पर एतराज़ उन्हें नहीं है। एतराज़ इस बात पर या तशवीश इस बात पर है कि ख़वातीन को लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया, तमाम कबाइल की नुमाइंदगी क्यों नहीं हुई। बाज़ाब्ता तौर पर सीधे तौर पर उन लोगों का नाम लेकर या उनकी शमूलियत या मरकजी सरकार में उनकी शमूलियत को लेकर के अमेरिका की सरकार ने कोई खास एतराज़ जाहिर नहीं किया। रही बात कबूल करने की, तो आने वाले दिनों में, चूंकि अभी तो अमेरिका सीधे तौर पर इनकार कर रहा है कि हम कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन आज बरतानिया की तरफ से एक आवाज़ दी गई है, और वह आवाज़ ये थी कि अगर अमेरिका में जो पैसा फंसा हुआ है तालिबान अफगानिस्तान का, वो पैसा निकालने के लिए बरतानिया को काम करना पड़े, सपोर्ट करना पड़े, तो बरतानिया इसके लिए तैयार है। रूस पहले दिन से पहली शर्त रखा हुआ है कि चंद ऐसी शर्तें हैं जिसको तालिबान पहले से मान रहा है, तो रूस कहीं ना कहीं अपना मन बना चुका है। रूस के साथ मफाद ये है कि रूस अपना हथियार बेचना चाहता है, और हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं। रूस के साथ जाहिर सी बात है, रूस और अफगानिस्तान के बीच जोग्राफियाई एतबार से बहुत सारी दूरियां हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रूस को नहीं है, खतरा ज़्यादा हिंदुस्तान को है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सहारा चाहिए, मजबूत सहारा चाहिए, इसलिए रूस का सहारा मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन रूस को अपना हथियार बेचना है, और आइंदा किसी भी समत में किसी भी नाहिए से रूस को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना है। इसलिए रूस भी सरगर्म नजर आ रहा है, लेकिन रूस ने अपनी शराइत रखे हैं और उस शर्त पर मानने के लिए तैयार है। लेकिन रूस को एक डर यह भी है कि कहीं चीन हमसे आगे ना चला जाए, और चीन हमारे खिलाफ ना, या हथियार बेचने के मामले में, हथियार फरोख्त करने के मामले में हमारे मार्केट को कमजोर ना कर दे, या हमसे आगे ना बढ़ जाए, तो एक खतरा रूस को भी है। रही बात हिंदुस्तान की क्या जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान क्या अपना मुस्तकबिल तय करेगा रिश्ते को लेकर के, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इसीलिए हिंदुस्तान अभी भी बहुत खामोशी के साथ पूरी तस्वीर को देख रहा है, हर बदलती तस्वीर पर गौर से जायजा ले रहा है। उसके बाद दुनिया की जब तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी कि दुनिया तालिबान को कबूल करने के लिए तैयार है, अफगानिस्तान को मानने के लिए तैयार है, तो फिर हिंदुस्तान भी अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर देगा कि हिंदुस्तान तालिबान के साथ रिश्ते बहाल करेगा या नहीं करेगा, हिंदुस्तान तालिबान को मानने को तैयार है या नहीं, और तालिबान को मारने के लिए अगर तैयार भी है तो क्या कुछ तरीक़ाकार होंगे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि हिंदुस्तान चूंकि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है, इसलिए एक सवाल और लास्ट पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। हम आज के तालिबान को बहुत बदला हुआ देख रहे हैं 90s के तालिबान के हवाले से, जो कुछ भी वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो कुछ भी वीडियो सोशल मीडिया से लेकर दूसरे क्वार्टर्स के जरिए आ रहे हैं, बहुत बदला हुआ है। क्या ये बदलाव आगे भी आपको, जो आप अभी तक देख रहे हैं, मॉनिटर करें, क्या ये बदलाव उनका आगे भी रहेगा
क्योंकि उन्हें भी दुनिया में आगे बढ़ना है। क्या वो नई दुनिया में आगे बढ़ने की उनकी कोई मंशा, कोई कोशिश रहेगी आगे की, वो ताकि वो अपने आप को बदल सके? देखिए सनम, 2001 से लेकर के 2020-21 तक तालिबान के जंगजुओं ने अफगानिस्तान में जरूर खून खराबे किए हैं, इस सच्चाई से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन तालिबान के जो सुप्रीम लीडर थे, आला रहनुमा थे, वो सब के सब कतर में बैठ करके, यूएई में बैठ करके दुनिया को देख रहे थे कि दुनिया आखिर चल कैसे रही है, दुनिया का मिजाज क्या है, दुनिया का तरीका क्या है जीने का, और दुनिया को एक साथ चलने के लिए, ममालिक को एक साथ चलने के लिए क्या कुछ करने पड़ते हैं, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहाँ पर कदम बढ़ाने पड़ते हैं, कहाँ पर पीछे खींचने पड़ते हैं। तो बहुत ही स्टडी करने के बाद, बहुत ही गहरा मुताला करने के बाद तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर जो नए अंदाज में अपने आप को पेश किया है। उम्मीदें बहुत सारी हैं और उम्मीदें पूरी दुनिया को, यही वजह है कि दुनिया की तरफ से बार बार जो मशवरे दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों यूएन की तरफ से एक शख्स की, एक नुमाइंदे की जाने की बात हुई, तालिबान से मुलाकात भी हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें, तालिबान के आला रहनुमाओं ने कहा है कि हमें आपके मशवरों की ज़रूरत है और हम मशवरा देने के लिए तैयार है। तो तालिबान मशवरा मांग तो रहा है, लेकिन दुनिया को खतरा यह है या खदशा है कि 2001 से पहले का जो तालिबान था, जो खूंखार तालिबान था, कहीं वही तालिबान तो नहीं है। मकामी सियासी जमातों की तरफ से या मसूद अहमद की तरफ से जो बातें कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो तालिबान में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये सच है कि तब्दीली कुछ हद तक जरूर आई है। आने वाले दिनों में जो दुनिया जो बात कह रही है कि हम अमल से परखेंगे, अमल को देख करके उसके बाद फैसला करेंगे। दरअसल दुनिया भी देखना चाहती है कि तालिबान कितना बदला हुआ है, तालिबान नया तालिबान है या 2001 से पहले वाला तालिबान है। चलिए, बहुत शुक्रिया रहमत कलीम, मेरे साथी रहमत कलीम दिल्ली स्टूडियो से पूरी नजर तालिबान के मामलात पर रखे हुए हैं। और साफ जाहिर है, बदला तालिबान तो बदलेगी दुनिया, क्योंकि 90 के तालिबान और आज के तालिबान में बहुत फर्क दिख रहा है। लेकिन इस सारे के बीच में नजरें हिंदुस्तान, अमेरिका और रूस के साथ साथ पाकिस्तान पर भी हैं। और माना यही जा रहा है कि आगे की दुनिया की स्ट्रेटजी या दुनिया की सूरत-ए-हाल में नजरें जब अफगानिस्तान पर होंगी, जिसकी स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो उसमें हिंदुस्तान, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, इन चार ममालिक का क्या रुख या रवैया होता है। और अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं और ये बात भी यहाँ तालिबान की आसपास घूमती ही नजर आ रही है। हम रुख कर रहे हैं श्रीनगर का, दरगाह की नसीम बाग का। और नसीम बाग की मैं आज रियासत जम्मू कश्मीर के टालेस्ट लीडर और साबका वज़ीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 39वें बरसी, और इस बरसी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने उनके मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। और यहाँ फातह खानी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात भी की, और मीडिया से बात करते हुए दिल्ली से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान की सियासत पर भी जोर दिया, बात की। और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की सियासत में फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उनकी जमात 370 की बहाली के लिए हर जगह पे काम करेगी, पूरी तरह से मुनज़्ज़म है। पीएजीडी के हवाले से भी बताया कि कोई भी उनमें दरार नहीं है, मुकम्मल इत्तेहाद है। इंतखाबात के हवाले से भी बताया कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कुछ मामलात जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेसी के भी उठाए, और ये भी इशारों में ऑन कैमरा अगर ना ही बताया तो ऑफ कैमरा ये भी बताया कि पूछा जाएगा उनसे, जो आज की ब्यूरोक्रेसी फ़ोन भी नहीं उठाती है। और ये भी बताया, बात की अफ़गानिस्तान की, और ये भी बताया कि अगर अफ़गान की ये सरकार जो है, अफ़गानी जो हैं वो इस्लाम, उनकी सरकार जो है इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलाई जाएगी, तो अफ़गानियों का भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा। सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला को, जो उन्होंने मीडिया से श्रीनगर में अपने वालिद के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद मीडिया से बात की। इस दिन शेर कश्मीर इस दुनिया को छोड़ गए थे और उनकी रूह अल्लाह के पास है। उन्हें सारी ज़िंदगी इस कौम को उठाने के लिए की, और उम्मीद करता हूँ कि ये जमात उसी पर चलेगी और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी करने की कोशिश करेगी। इसमें आजकल हमारे पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उन सब का, जो इसके ऑब्जर्वर्स हैं, जो इसके काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको मुबारक देता हूँ कि ये चीज़ जो है पार्टी को ज़िंदा रखती है, एक हरकत आती है और अच्छे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इलेक्शंस की बात की, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह ज़रूर लड़ेंगे।
सर स्टेटहुड की बात आपने की तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं, उसमें कोई हम में कोई शिगाफ नहीं आया है उसमें, और इंशाअल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाबी से लेंगे। और सर जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है? देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। चलिए, फारूक अब्दुल्ला को सुना, वालिद के मज़ार पे मीडिया से बात करते हैं, लेकिन ज़रा महबूबा मुफ्ती को भी सुनते हैं। महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के आखरन के गाँव में गई हुई थी और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती अपने नाना के घर में, ननिहाल में, यूँ कहें तो ननिहाल में एक निजी तकरीब के गरज से गई हुई थी। यहाँ पे उनके साथ दूसरे पार्टी लीडरान भी थे और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ जहाँ अपने नाना के मज़ार पर जाके हाज़िरी भी दी, फातह खानी भी की, यहाँ मीडिया से भी बात की। और मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले सवाल अफ़गान का था, तालिबान का था। तो तालिबान का सवाल का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि तालिबान एक हकीकत बनकर सामने आए हैं और अगर तालिबान ने सही तौर पे इस्लामी तालीमात के हवाले से हकूक़, इंसानी हकूक़ की बात की, उन्होंने इंसानी कदरों की बहाली की बात की, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, तो ये खुशाइन कदम है और वो देख रहे हैं कि वो एक खुशहाल अफ़गानिस्तान भी देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बताया कि PAGD का एजेंडा है और PAGD के एजेंडे में रियासत का खुसूसी दर्जा बहाल करना है, 370 की वापसी है और यही मामलात महबूबा मुफ्ती ने आज आकरन अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, PAGD बनी है किसी खास मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए, 370 और 35A को रिस्टोर करने के लिए। इसके अलावा तमाम जमातों जो उस PAGD में है उनके अपने अपने एजेंडे हैं और उस पर वो काम करती हैं, तो हर एक का अपना अपना रिएक्शन होगा इस पर। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों की हुकूक है, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगर वो उस पर अमल करेंगे, और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं। चलिए, महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में बता रही थी खुदा न खास्ता अगर तालिबानियों ने 90s वाला मामला दोहराया तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको बताते चलें कुछ अच्छा भी हो रहा है। और रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान ने आज बहुत अच्छा करते हुए श्रीनगर के हुमामा बडगाम के इलाके में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का दौरा किया और यहाँ पे उन्होंने बुनियादी सहूलियात के साथ साथ यहाँ की 320 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इमारत का जायज़ा भी लिया, NIFT का जायज़ा भी लिया और यहाँ पे उन्होंने हुकाम को हिदायत भी दिए कि इन सरकार आवाम के मामलात को वक़्त पर मुकम्मल करने की वादाबंद है और सभी तामीराती सरगर्मियों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाना चाहिए। बसीर अहमद खान का ओमपोरा बडगाम का दौरा, लेकिन आपको बताते चलें, आप देख रहे हैं JK स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें हैं, मामलात हैं, सियासत है और बात कुपवाड़ा की भी है। छोटे से तजारती वक्फे के बाद JNK बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं एडमिशन 3 साल डिप्लोमा इंजीनियरिंग और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी UT JNK एंड UT लद्दाख के बेहतरीन गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। कॉलेजेस जो हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जहां आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस, लाइव इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, लश ग्रीन कैंपस और भी बहुत कुछ मैसर है। एलिजिबल स्टूडेंट्स बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स जैसे प्रगति, सक्षम 50,000 रूपए तक, JK BOCW 30,000 रूपए तक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 6,000 रूपए तक और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देर न करें और आज ही राब्ता करें। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एडमिशन काउंसलर JK Boti on 9596550201 019424859697. You can also mail us at admission.jkboti@rediffmail.com.
चलिए खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद, और आपको नाज़रीन बताते चलें तामीर और तरक्की में हमें कुछ इनकलाबी कदम भी देखने को मिल रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने इलाके के ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, अवामी नुमाइंदों से मुलाकात भी की, और मुलाकातों के साथ साथ यहाँ उन्होंने बाऊपुरा पुल पर हो रहे काम का जायज़ा भी लिया, और यहाँ उन्होंने बताया गया कि इस पुल को फ़ौरन ही मुकम्मल किया जाएगा। पानी का मामला हमने बांडीपोरा का कल उठाया था, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने बताया कि पानी के मामले को ज़िले में सरकार तरजीही बुनियादों पर उठा रही है, और इस वक्त इलाके में सिक्योरिटी प्लान के तहत हाउस होल्डों को पानी की फराहमी की जा रही है, और जिनमें 51% बजट इस शोबे में लगाया भी जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 फिल्ट्रेशन प्लांट पहली बार और दूसरे कई मामला जो हैं इस हवाले से उठाए जा रहे हैं, और बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस से यहाँ कई अवामी वफूद ने मुलाकात भी की। ये बांडीपोरा का मामला, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें श्रीनगर का सुबह सुबह का मामला भी। और श्रीनगर के सुबह सुबह के मामले में खबर आई कि सहाफ़ियों के घरों पर छापे पड़े हैं, और सहाफ़ियों के घरों पर ये छापे क्यों पड़े ये शाम गए तक मालूम नहीं हो सका। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बयान किया, कुछ ने इसको एक वेबसाइट के साथ जोड़ा, कुछ ने बताया कि ये मामला जो है ये खबरें छापने के मामला है, और इस मामले को लेकर आज 4 सहाफ़ियों के घरों पर सुबह सुबह छापे पड़े, और इल्ज़ामात कहें या लोगों ने इस खबर को अपने अपने तरीके से लिया। सरकारी सतह पर इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, हमें मालूम नहीं हो सका कि सहाफ़ियों के घरों पर ये छापे क्यों पड़े हैं, लेकिन सहाफ़ियों के घरों पे आज छापे पड़े, और ये 4 जाने माने सहाफ़ियों के घरों पे आज श्रीनगर में छापे भी पड़े हैं। लेकिन हम बच्चों की बातें भी करेंगे, और बच्चों की बात हम खान साहब से करेंगे, जहां बच्चों ने आज अपने करतब भी दिखाए, और यूं कहें अपना टैलेंट भी दिखाया। और खान साहब के बडगाम खान साहब के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने आज पेंटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए अपने जौहर भी दिखाए। साफ जाहिर है ऐसे हालात में जब कोविड एक तरफ मामला, दूसरे तरफ बच्चे बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही थी, और बच्चे यहाँ सरकार से भी अपीलें कर रहे थे, तोतली ज़बान में सरकार को बता रहे थे कि हमें तो आज अवार्ड से नवाजा, लेकिन अवार्ड ये हमारे लिए सबसे बड़ा यही होगा कि हमें मौका फराहम किया जाए, हमारे पास टैलेंट है, और सरकार उसको निखारने के लिए अपनी मशीनरी को एक्टिवेट भी करे। ये खान साहब बडगाम की बात, लेकिन हमने पानी का मामला कल भी उठाया था, आज भी हम उठाते हुए ये बता रहे कि हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट, जिसे पहले PHE कहा जाता था, आज भी कहीं न कहीं किसी शक्ति का इंतजार कर रहा है। पारीगाम पुलवामा, और पारीगाम पुलवामा की ये तस्वीर खुद बयान करती हैं, माफ़ कीजिए ये आरीगाम पुलवामा है, और यहाँ की ये तस्वीर खुद बयान करती हैं कि इलाके में लोग पानी के लिए किस वजह तक पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर ये सारी सूरत इन लोगों को सड़क पर ले आई है। पानी के मामले को 21वीं सदी में दुनिया चांद पर पानी तलाश कर रही है, हमारे यहाँ लोग सड़कों पर सरकार को सुने सुना कर पानी मांग रहे हैं। और ये पुलवामा का वो इलाका जहां पानी के लिए मुजाहरा भी हुआ था। और चलते चलते नाज़रीन आपको बताते चलें, महराजुद्दीन कलवाल श्रीनगर से उनका ताल्लुक़ है, 2017 से वो तिहाड़ जेल में मुसलसल नज़रबंद है, और उनके घर वालों ने आज हमें बताया है कि उनकी अपील सरकार तक पहुंचाई जाए। और इस अपील में बताया गया कि उनकी वालदा सख्त अलील हैं, और वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, और महराजुद्दीन कलवाल के लवाकिन या यूँ कहें घर वालों ने, फैमिली मेम्बर्स ने इंतज़ामिया से उन्हें रिहा करने की अपील करते हुए बताया है कि वो इन हालात में अपनी वालदा से मुलाकात कर सकें। अपील रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर से की गई है। और आपको चलते चलते एक और बात बताते चलें, 4 दिन हुए श्रीनगर के आबी कारपोरा नेहरू पार्क में पानी की शदीद पीने की किल्लत है, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि डल झील की सफाई के दौरान वहाँ मशीन से पाइपों को नुकसान पहुँचा है, और पाइपों से पहुँचे नुकसान की वजह से यहाँ लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है, और जल शक्ति महकमा उन पाइपों को फ़िलहाल ठीक नहीं कर सका है। लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो इसके साथ ही अभी तक का जीके स्पेशल गेम पे इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर, उसके साथ साथ साहिल भट्ट और साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।